वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त श्री विश्वनाथ दत्त ने पूछा कि जन्म तो भगवान के हाथ में है, उस पर तो मनुष्य का कोई हाथ नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य का कोई हाथ नहीं, यह क्या कह रहे हो? विधि के अनुसार चलने पर विहित फल मिलता है, इस विषय में क्या कोई संदेह है? भगवान का एक नाम है विधि और भगवान का अर्थ है भजमान, सेवामान। उनकी विधि की सेवा करनी होगी, तभी हम वांछित फल के अधिकारी होंगे। विश्वनाथ दा ने बोला कि हमें क्या करना होगा? श्री ठाकुर जी बोले, शादी विवाह ठीक तरीके से कराना होगा। विश्वनाथ दा बोले कि शादी विवाह की रीति जिनमें जैसी है उसी प्रकार तो वे करते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, वही रीति तो ठीक होनी चाहिए। विवाह ऐसी जगह कराना चाहिए जिससे दाम्पत्य प्रणय के फलस्वरूप स्वामी स्त्री दोनों के शरीर, मन और चरित्र में उन्नति हो एवं संतान संतति भी उन्नतर हो। यदि वंश परंपरा में मनुष्य बढ़ता न चले, यदि बाप से बेटा बड़ा न बन सके तथा बढ़िया न हो सके, तो आखिर हुआ क्या? पात्र और पात्री के वंश, विद्या, स्वास्थ्य, चरित्र, इष्ट प्राणता, दक्षता, गुणावली, वयस, प्रकृति इत्यादि दिशाओं में सम्यक संगति है या नहीं, यह अच्छी तरह देखने परखने की जरूरत है। प्रत्येक की जैविक संस्थिति का एक उपादानिक समावेश व संगठन होता है। वह वैशिष्ट्य अनुसार उत्कर्षमुखी अनुशीलन के द्वारा स्वस्थ, सतेज, तरोताजा रहता है। उसके द्वारा वंशानुग और व्यक्तिगत सद्गुण डोमिनेंट प्रबल बनकर रहते हैं। पुरुष के वंशानुक्रमिक और व्यक्तिगत गुण जहाँ डोमिनेंट प्रबल और नर्चरिंग पोषण होते हैं, और दोनों के साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, दैहिक और मानसिक संगठन यदि कंपेटेबल, सामंजस्यपूर्ण हो, अर्थात यदि वे समजातीय, कृष्टि, ऐतिह्य और संस्कार संपन्न हो, पर गोत्र अलग हो, एक शब्द में यदि सदृश्य सम्मिलन हो, तो उसके फलस्वरूप संतान संतति के उन्नतर होने की संभावना अधिक रहेगी, क्योंकि वहाँ स्त्री के डिम्बकोश और पुरुष के शुक्र कीट के स्ट्रक्चर, टोन, ट्यून एंड टेम्पर, गठन और गति प्रकृति के बीच ऐसी एक एफिनिटी मेल रहती है कि दोनों के हाईएस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी, उच्चतम और सर्वोत्तम गुण मानो ब्लेंड, सम्मिश्रण कर एकायित होकर संतान में रुख धारण करते हैं। क्योंकि वहाँ स्वामी स्त्री एक दूसरे के बीच बायोलॉजिकल, जेनेटिकली, सोशली, टेम्परामेंटली, कल्चरली, जीव विद्या, जनन विद्या की दिशा में सामाजिक रूप से, प्रकृतिगत रूप से, कृष्टिगत रूप से, सभी दिशाओं से फुलफिलिंग और नर्चरिंग, परिपूरणी और परिपोषणी होते हैं। असली बात है स्पर्म, शुक्र कीट और ओम, डंबकोश में निहित जनी में हेरिडिटरी इंस्टिक्ट, वंशगत संस्कार, सुपर माइक्रोस्कोपिक ग्रेनुअल, सूक्ष्मातीत सूक्ष्म दाने की तरह रहता है। नारी पुरुष के उस इंस्टिंक्टिव ग्रेनुअल सहजात दाने सभी संगतिशील करने की जरूरत है, एवं वैसे संयोग से ही संतान अच्छी हो सकती है, क्योंकि वह संगतिशील संयोग संबुद्ध जीवन कणा ही है, उसके इनर क्योर ऑफ बीइंग, सत्ता का अंतर मर्म। स्वामी स्त्री में ऐसी हार्मोनी संगति का जहाँ जितना अधिक अभाव है, संतान भी वहाँ उतनी ही निकृष्ट होती है। वहाँ सद्गुण डोमिनेंट प्रबल होने के बजाय अवगुण ही डोमिनेंट प्रबल होते हैं, एवं सद्गुण सभी क्रमशः अपसूयमान होते हैं, क्योंकि सद्गुणों के विकास के लिए जैसा नर्चर, एफिनिटी और ट्यूनिंग, पोषण, मेल और एक तांता प्रयोजन है, वहाँ उसका अभाव रहता है। इसीलिए शादी विवाह खूब सोच विचार कर कराना चाहिए। हर परिवार में उनके कुलगुत वैशिष्ट अनुसार उत्कर्षमुखी आचार, अनुष्ठान, नीति, पद्धति, कृष्टि और ऐतिह्य का अनुशीलन जिससे पूर्ण मात्रा में होता रहे, उस पर नितांत रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। यदि नारी पुरुष के अंतर में एक सक्रिय, सुनिष्ठ, वृद्धमुखी साधना का सुर निरंतर ध्वनित नहीं होता रहे, तब तो उसके माध्यम से महान व्यक्ति का आविर्भाव नहीं हो सकता है।
यह सिर्फ सवर्ण विवाह में ही लागू नहीं है, बल्कि अनुलोम असवर्ण विवाह के मामले में भी नारी पुरुष का वर्ण, वंश और व्यक्तिगत प्रकृति की संगति की दिशा में ध्यान रखकर ही वैसा करना होगा। जगत्ता ने बोला कि प्रतिलोम विवाह निषिद्ध क्यों है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लेस इवॉल्व स्पर्म, स्वल्प विवर्तित शुक्र कीट यदि मोर विवाल्ड ओम, अधिक विवर्धित डिम्बकोश के फर्टिलाइजिंग एजेंट उद्य गमयक के रूप में काम करने जाता है तो वहाँ बायोलॉजिकल लॉ, जीव विज्ञान सम्मत विधि पर एक अत्याचार होता है। इसीलिए ओम डिम्बकोश वहाँ स्पर्म शुक्र कीट को रिपेल, प्रतिरोध करना चाहता है। मिलनकालीन इस द्वंद्व के फलस्वरूप मातृधातु और पितृबीज के वैशिष्ट विध्वस्त, विकृति और विपर्यस्त हो जाते हैं। संतान न माता का ही बढ़िया गुण पाती है न पिता का ही, वह एक किंभूत किमाकार पदार्थ में परिणत होती है। उसकी प्रकृति साम्यहारा, द्वंद्व प्रवण एवं परिध्वंस प्रसु होती है। स्वभाव की गड़बड़ी के कारण वह अपने साथ अपने को निपटा नहीं पाता है। जो सुंदर व महान होते हैं उनके विरुद्ध ही उसका अभियान होता है, उसका अंतःस्यूत विलाप होता है। महान की उपेक्षा करना एक शब्द में उसका प्रयासी होता है। श्रेय विरोधी तथा अस्तित्व विरोधी, जो नीति जाति के हित में जितनी ही कल्याणकारी होती है, उस नीति का वह विरोधी उतना ही होता है। वह इतना उच्छृंखल होता है कि कब वह क्या कर बैठेगा वह स्वयं ही नहीं जानता है। ऐसे व्यक्ति कभी निर्भर योग्य नहीं हो सकते हैं, वे विश्वासघातक होंगे ही। विरुद्ध संयोग से रजोवीर के उपादान में एक विस्फोरण और बिखराव पैदा होता है। इसलिए प्रतिलोम जातक में ऐसा वैशिष्ट स्वभाव सिद्ध देखा जाता है। वे जहाँ भी जाएंगे वहाँ संगति में फूट डालेंगे। यदि वे महाप्रतिभावान भी होंगे तो प्रायशः उनकी प्रतिभा का विध्वंसी ही होगा। कहने का सार यह है कि वे अपने हीन आचरण को छोड़कर नहीं चल सकते हैं एवं उसमें ही वे गौरव समझते हैं। जब तक वे उस तरह नहीं चलते हैं तब तक बेचैनी महसूस करते हैं। किंतु सदवंशजात कोई व्यक्ति अन्याय करता है तो साधारणतः उसके हृदय में उसके लिए एक ज्वाला और व्यथा की रुलाई होती रहती है। इसलिए किसी भी क्षण उसमें परिवर्तन आ सकता है। किंतु ऐसे लोगों में परिवर्तन होना आसान नहीं है। वे हर समय चरम में चलते हैं, कभी खूब बदमिजाजी होते हैं तो कभी जरूरत से अधिक ठंडा मिजाजी होते हैं, कभी उग्र आसुरिक भाव संपन्न अति मात्रा में तेजी दिख पड़ती है तो कभी वीर्यवान, विपन्न और कापुरुष की तरह भीतु और दुर्बल प्रतीत होते हैं। किसी किसी के चरित्र में एक विशेष चरम ही एक्सट्रीम प्रोमिनेंट और परमानेंट अस्थाई दिख पड़ता है। सार बात यह है कि हम लोगों में साम्य संगत आचरण वाला व्यक्ति पाना दुर्लभ है। मैंने अनेकों को देखा है। मेरे समीप कतिपय लड़कियों ने आकर यह कॉन्फेस स्वीकार किया है कि प्रतिलोम संयोग होने काल में उन लोगों की अवस्था पानी में डूबने वाले व्यक्ति जैसी हो जाती है, मानो सभी पूर्वजगण एक साथ मिलकर त्राहि त्राहि चित्कार करते हैं, आर्त स्वर में कहते हैं, बचाओ हमें बचाओ, हमारा इस प्रकार सर्वनाश न करो, ऐसा अधोगामी मत बनाओ। उन लोगों का दिल फट जाता है, मृत्यु यंत्रणा की तरह प्रतीत होता है, प्रतिभात होता है, गया, खत्म हो गया। बहुधा अनकॉन्शसली अज्ञात भाव से वह पुरुष पर लात चला देती है। लात चलाना इस बात का सूचक है कि उसकी सत्ता उसमें प्रतिघात करती है। बाद में वह ब्लंट हो जाता है। किंतु प्योर ब्रीड अमिश्रित वंश होने का प्रतिलोम संगति काल में प्रथमतः वह किसी प्रकार भी साथ नहीं देगी। प्रतिलोम यौन संसर्ग के फलस्वरूप प्रायः यह देखा जाता है कि नारी पुरुष रुग्ण व विकृतिग्रस्त हो जाते हैं। यदि संसार में सबसे बड़ी अकल्याणकारी चीज है तो वह वही है जिसका किसी भी दिशा से किसी तरह उद्धारणी लक्षण नहीं है, और वह है प्रतिलोम। इससे बड़ा पाप और कहीं नहीं मिलेगा। इसमें बर्बादी ही बर्बादी है। विपिन सेनदा ने पूछा कि जिन्हें अनुलोम के संबंध में कोई धारणा नहीं है, यदि प्रतिलोम हो जाए तो क्या कोई क्षति होगी? श्री ठाकुर जी बोले कि बायोलॉजिकल प्लेन, जीव विज्ञानगत स्तर में विरुद्ध संयोग होने के फलस्वरूप
ही जैसा एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया जो होने का है वह तो होगा ही। संतान संतति भी अच्छी नहीं होगी। जहाँ मूलगत अनमेल है वहाँ कभी मन का मेल भी हो सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि मन, शरीर, जीवन, कुल प्रवाहित सुसंस्कार, ऐतिह्य, कृष्ट इत्यादि छोड़कर तो नहीं है। इसके अलावा भी स्वामी स्त्री के बीच मेल मिलाप का अर्थ ही होता है एक दूसरे का सहन वहन करके चलना और आपस में प्रेम भाव रखना। सिर्फ बाहिक मेल रखने से काम नहीं होगा। रविदा बंदोपाध्याय बोले कि जब प्रतिलोम यौन संस्रव इतना प्रकृति विरुद्ध मामला है तो उसके द्वारा संतान उत्पन्न कैसे होती है। श्री ठाकुर जी बोले, मेरी तो ऐसी धारणा है कि दोनों ही मनुष्य श्रेणी के होते हैं, इसलिए संतान जन्म ग्रहण कर सकती है, किंतु मौलिक नीति की गड़बड़ी होने पर संतान जीवनीय गुणावली और संपदा से समृद्ध नहीं हो सकती है। प्रत्युत अस्तित्व अवलुप्तकारी असत गुण की प्रबलता ही देखी जाती है। सारी जाति में ऐसा होता रहे तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, यह सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। जय गुरु।